बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मेधावी छात्रों को अब वजीफा मिलेगा जल्द हर महीने। अब बता दें कि 3000 तक का वजीफा मिलेगा। सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए नई योजना लाई जा रही है। सीएम के निर्देश पर इस योजना का चयन किया जाएगा। बच्चे स्कूल जाने के लिए इससे प्रेरित होंगे, ऐसा इस योजना को लेकर बयान सामने आया है। योजना के लिए आपको बताते चले कि 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तो मेधावी छात्रों को अब वजीफा मिलेगा। बताते चले कि 3000 रुपए तक का वजीफा बच्चों को दिया जाएगा। और साथ ही साथ सरकारी स्कूलों में के जो बच्चे हैं उनके लिए नई योजना तैयार की जा रही है। वहीं मिलावटी दूध को लेकर भूमा पीठाधीश्वर अच्युतानंद तीर्थ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, जिस कोर्ट ने तीर्थ के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की ओर से इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में तीर्थ ने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर याचिका डाली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दो हफ्ते में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण विभाग को जवाब देने का आदेश दिया। इस फैसले का तीर्थ द्वारा स्वागत किया गया। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर तीर्थ ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार इस पर कानून बनाए। इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। तो मिलावटी दूध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तीर्थ के पक्ष में फैसला आया था, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके विरोध में तीर्थ ने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर याचिका डाली थी। और 32 लाख स्क्वायर हेक्टर जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। क्यों है? बहुसंख्यक देश है या अल्पसंख्यक देश है? ताकि कोई भी संपत्ति पर कुछ नहीं कह सकते। उनका ट्रिब्यूनल में होगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जाने का नहीं है। तो बहुसंख्यक देश के अंदर जो है सनातन धर्म बोर्ड क्यों नहीं है? हमारे जितने भी तिरुपति के मंदिर है, वैष्णो मंदिर है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये सब गवर्नमेंट के पास है। हरिद्वार के बहादुराबाद में एक निजी फार्म हाउस में शादी में दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों का शांति भंग कराने का आरोप में चालान काटा। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते झगड़ा हो गया। एसएसपी हरिद्वार ने मामले को लेकर कहा कि इस इलाके में शांति व्यवस्था प्रभावित करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विकासनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत साहसपुर में भूमाफियाओं ने तांडव मचाया हुआ है। आपको बता दें कि भूमाफिया आम के बाग को काटकर प्लॉटिंग कर रहे हैं। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि 3-4 दिनों से लगातार रात के अंधेरे में पेड़ों को काटा जाता है और काटकर नदी में फेंक दिया जाता है। वहीं उद्यान विभाग के अधिकारियों ने इसको लेकर कार्रवाई करने की बात कही और साथ ही तुरंत कर्मचारियों को मौके का मुआयना कर रिपोर्ट बनाने को कहा है। पूर्व कानून मंत्री और बीजेपी के पूर्व सांसद के साथ ही जाने माने एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजा है, जिसमें उन्होंने विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों से सर्वदलीय बैठक कर 228 बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की मांग की है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के इस पत्र को वापस लेने की मांग होने लगी है। समाजसेवी और कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी को उत्तराखंड के युवाओं से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्हें यह पत्र वापस ले लेना चाहिए। अभिनव थापर ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन के बाद से ही नेताओं ने अपनी करीबियों को नौकरी पर लगाने का काम किया, इसलिए उन्होंने इसको लेकर हाईकोर्ट में
PIL भी दर्ज की है। उनकी मांग है कि जिन लोगों की विधानसभा में नियम विपरीत नियुक्तियां की गई हैं, नियुक्तियां करने वालों के से रिकवरी भी की जाए। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने पत्र लिखा है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने पत्र लिखकर सीएम धामी को भेजा था और उसमें कहा था कि उन्हें युवाओं से इसको लेकर जो पत्र लिखा गया है उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें युवाओं के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। 2000 से 2022 तक हमने इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से 2 बिंदुओं पे आज प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ करी है। पहला, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हस्तक्षेप किया है इस मामले में, उनको आज मेरे को लगता है आधी अधूरी जानकारी है, शायद वो करते भी नहीं। उनको एक तो अपना पत्र वापस लेना चाहिए, और दूसरा, जब तक ये विधानसभा भर्ती घोटाला जो हमने हाईकोर्ट में ये जनहित याचिका चल रही है, सरकार इससे भाग क्यों रही है? ये विषय हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी जी कल एक वहीं अपने हाथों को अपराध से रंग चुके कैदी अब उन्हीं हाथों से अपनी तकदीर बुनने लगे हैं। अल्मोड़ा जिला कारागार में महिला आयोग महिला कैदियों को हुनरमंद बनाने में जुटा हुआ है, ताकि ये कैदी जब भी जेल से छूटें तो मुख्य धारा में शामिल होकर आसानी से जीवन गुजर बसर कर सकें, जिससे सुरक्षा, सुधार, पुनर्वास का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। कैदियों को उनकी क्षमता अनुसार हुनरमंद बनाने की कवायद तेज हो गई है। राज्य महिला आयोग की पहल पर पहले चरण में महिला कैदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जेल के अंदर महिला कैदी उनसे निर्मित फूलों की माला, पर्स और सजावटी सामान बनाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो जेल में बंद कैदियों को सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां पर ऊन से बने फूल और साज सजावट के सामान बनाने की उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जब वो जेल से बाहर निकलें तो अपना खुद सशक्तिकरण को इससे एक बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ महिला आत्मनिर्भर भी हो जाएंगी। फूल बनाने की ट्रेनिंग यहाँ पर दे रही हैं। वो फूल बनाने की और उसकी माला बनाने की यहाँ पर उन महिला बंदियों को ट्रेनिंग दे रही हैं। उसके बाद जो उसका जो मालाएं तैयार होंगी, उनका कहना है कि जो माला तैयार होंगी वो उसको क्रय कर लेंगी और उसका जो भी पारिश्रमिक बनेगा वो महिला बंदियों को देंगी जो है। और अगर वो महिला बंदी यहाँ से जेल से रिहा हो जाती हैं, उसके बाद भी वो उनका अगर वो ये इस रोजगार से जुड़ेंगी तो उनको पूरी मदद करेंगी। वहीं हरिद्वार की गंगा नदी में एक छात्र डूब गया। बता दें कि छात्र जब डूब रहा था तब उसके दोस्त वीडियो बनाने में व्यस्त थे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की सूचना पर गोताखोर गंगा में डूबे छात्र की तलाश में जुट गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस के सर्च ऑपरेशन के बाद भी छात्र का आता पता नहीं चल सका। बता दें कि लापता छात्र देहरादून में रहकर NDA की तैयारी कर रहा था। तो लापरवाही के चलते छात्र गंगा नदी में डूब गया और इस दौरान जो उसके साथ दोस्त मौजूद थे वो वीडियो बनाने में व्यस्त थे, जिसके चलते आपको बता दें कि छात्रा कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जो गोताखोरों को भेजा था, उनकी काफी मशक्कत के बाद भी लापता युवक का पता नहीं लग पाया है। वहीं हरिद्वार में महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की बारात निकाली गई, जिसमें भूत, पिशाच, नंदी सब भांग के नशे में नाचते हुए दिखे। हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण बाराती बने और जगह जगह पर जमकर बारात का स्वागत किया गया। मान्यता के अनुसार हरिद्वार भगवान शिव का ससुराल है और साथ ही इस मौके पर हरिद्वार पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। तो शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की बारात निकाली गई, जिसमें भूत, प्रेत और पिशाच के रूप में कलाकार शामिल हुए और साथ ही साथ बारात में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। भगवान शंकर का विवाह और बारात का सूचकांक स्वरूप भक्त लोग निकालते हैं। मानव योनि के साथ अनेक प्रकार की और जो योनियां हैं, उन सबका दृश्य ही तो भगवान शिव हैं। भगवान शंकर की ससुराल का यही तो क्षेत्र है। भगवान शंकर के 2 विवाह वर्णन में अगर हम लेंगे तो दक्ष प्रजापति
की सती के साथ विवाह है और हिमांचल की पुत्री उमा के साथ विवाह है। दोनों ही प्रकार के विवाह का जो है संकल्प क्षेत्र हरिद्वार है, इसलिए बारात हरिद्वार में निकाली जाती है। बारात का आकर्षण तो सदैव आकर्षण का केंद्र बारात रहती है, क्योंकि जीवन का विवाह संस्कार एक सबसे श्रेष्ठ 16 संस्कारों का श्रेष्ठ संस्कार होता है, जिसमें से लड़की का जीवन ही बदल जाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रुड़की की, जहां के शेरपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे 2 दिन के प्रवास के दौरान रुड़की में पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रवास के दौरान कई जिलों और मंडलों में वो पहुंच रहे हैं और अनुसूचित जाति की बस्तियों में पहुंचकर उनके हालातों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता के द्वार पर पहुंच रही है और केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाना उनका मकसद है, जिसके चलते जनता के बीच पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनका प्रयास है कि जनता के बीच पहुंचकर उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जाए, जिससे कि आमजन को सभी सुविधाएं मिल सके। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष अनर्गल बातों पर सरकार का घेराव करने की कोशिश करता है, लेकिन जनता सब जानती है और आम जनता देश के विकास को देखते हुए सरकार के साथ है। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो 2 दिन के प्रवास पर रहे संजय निर्मल, इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। बताते चले कि इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और लोगों के घर घर जाकर हम केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो लोगों को बता रहे हैं। के प्रवास पर मैं आया हूं, क्षेत्रीय प्रभारी हूं, राष्ट्रीय महामंत्री हूं। जिलों में जाना हो रहा है, मंडलों में जाना हो रहा है, अनुसूचित जाति बस्तियों में जाना हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता के द्वार पर है और जनता के बीच में जो मोदी सरकार और धामी सरकार की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको पहुंचाने का हमारा मकसद है। लाभ सबको मिल रहा है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जनता से सरकार तक पहुंचाने की बातें हैं, वो मुद्दे भी हम लोग बातचीत करके लेते हैं, आपसी बातचीत करके। और जहां लाभ जहां तक मिलना चाहिए, कितना मिला है, कैसे मिला है, उसके बारे में भी जानकारी हम लोग लेते रहते हैं। 2 दिन के वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश भर में सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए कांग्रेस ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर केंद्र और राज्य सरकार ने देश के गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, दलितों और छात्रों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आज महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ के सम्मुख जलाभिषेक किया। वहीं इस दौरान वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। यहाँ पर ये शिव मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिससे लोगों की सैकड़ों लोगों की आस्था है, इस पूरे क्षेत्र की आस्था है। और भगवान शंकर से आज जलाभिषेक करके कामना की है कि सबका कल्याण हो, सारे प्रदेशवासियों का, देशवासियों का कल्याण हो। और निश्चित रूप से जैसे इस प्रदेश के अंदर सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और बेरोजगारों, युवाओं के प्रति असंवेदनशीलता जो दिखाई दे रही है, उसके प्रति उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए भी आज जलाभिषेक किया गया। बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि सिडकुल से सामने आ रही है, जहां पर राजा बिस्कुट कंपनी अचानक से बंद हो गई है। कंपनी में काम कर रहे मजदूरों ने आरोप लगाया है, ओवरटाइम का पैसा नहीं देने का आरोप लगाया गया है। मजदूरों ने कंपनी का घेराव किया है। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राजा बिस्कुट कंपनी अचानक से बंद हो गई है। और इस दौरान आपको बता दें कि जो कर्मचारी है उन्होंने कई तरह के कंपनी पर आरोप लगाए हैं, जिसमें ओवरटाइम का पैसा न देने का भी एक आरोप शामिल है। तो वहीं अब मजदूरों ने कंपनी का घेराव कर लिया है और एक तरह से देखा जाए तो मजदूरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है।
वहीं प्रदेश में जल्द ही बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत होने जा रही है। दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर यूसुफ रिजवी ने बताया कि कई बार ट्रैफिक जाम के कारण पहाड़ों में सड़क क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बाइक एम्बुलेंस से मरीजों या जरूरतमंदों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। प्रदेश सरकार जल्द ही उत्तराखंड में बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू करेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि 1 महीने के अंदर इस योजना का खाका तैयार करने का समय निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM आशा कार्यकर्ताओं को बाइक उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर यूसुफ रिजवी ने बताया कि सरकार की यह अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि बाइक एम्बुलेंस से मरीजों या जरूरतमंदों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मरीजों को यदि दवाइयों की जरूरत है तो बाइक एम्बुलेंस से घर घर तक दवाइयां पहुंचाई जा सकती हैं। उत्तराखंड में बाइक एम्बुलेंस सेवा कराना सरकार का अच्छा प्रयास है और साथ ही साथ इस सेवा का खासतौर पर उन मरीजों को ज्यादा फायदा मिलेगा जो दवाइयां लेने के लिए अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते हैं। पहाड़ों पर बाइक एम्बुलेंस की जो सुविधा है उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दें मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाएगा। साथ जो जरूरतमंद हैं जो कि अपने लिए जाकर दवाई नहीं ला सकते हैं उनको भी बाइक एम्बुलेंस की मदद से ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मुझे लगता है कि बाइक एम्बुलेंस की जो सोच है वो एक नवीन सोच है और शायद इसको बहुत पहले इसके बारे में सोच लेना चाहिए। आमतौर पे आपको देखने मिलेगा कि बहुत सारी एम्बुलेंसेस जो होती हैं वो ट्रैफिक में फंस जाती हैं। गाड़ियां होती चाह कर भी एम्बुलेंस को जगह नहीं दे पाती हैं और मरीज की लाइफ को बचाने का जो गोल्डन पीरियड है वो 20 मिनट माना गया है, 20 मिनट्स। तो ये बड़ी छोटी सी सोच है कि अगर बाइक के जरिए ही आप किसी मरीज को पहुंचा देते हैं तो आप समय को बहुत। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में कमर कस चुकी है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 दिवसीय अधिवेशन होने जा रहा है। यह अधिवेशन आने वाली 26 फरवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रस्तावित है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन मंथन करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि 3 दिवसीय अधिवेशन में आने वाले लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत को लेकर चिंतन मंथन होगा और इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस अपनी आगे की रूपरेखा तय करेगी। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इस अधिवेशन में स्क्रीनिंग कमेटी में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश देवेंद्र यादव, सहारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को शामिल किया गया है। वहीं की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के नामों का चयन किया गया है। हर वर्ष जो है अधिवेशन होता है और कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है और उसमें कई रेजोल्यूशंस जो है पारित होंगे और हमको मौका दिया है हम भी जो हमारे अपने विचार होंगे उसको साझा करेंगे। उसके बाद जो पॉलिटिकल एजेंडा बनेगा जो अधिवेशन में रखा जाएगा तो उस पर देखिए क्या होता है। कांग्रेस वहीं विवेकानंद स्कूल के आसपास बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या बन जाती है, जिससे परेशान वार्डवासियों ने विष्णुपुरी ज्ञान खेड़ा जनहित संघर्ष मोहन चंद्र तिवारी के नेतृत्व में एसडीएम सुंदर सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार बरसात के दिनों में विवेकानंद स्कूल के आसपास नाली का पानी ओवरफ्लो होने से घरों में घुसने लगता है। वहीं वार्ड 11 में यह समस्या पिछले 5 सालों से बनी हुई है। साथ ही साथ वार्डवासियों ने अपनी समस्या को एसडीएम सुंदर सिंह को अवगत कराते हुए बताया कि बंसीधर जोशी के मकान से गौरव शर्मा के मकान तक बरसाती नाले को काटकर नगरपालिका प्रशासन ने रूट का निर्माण कार्य किया है। इसके साइड में पूरे टनकपुर शहर के पानी की निकासी के लिए एक नाली बनाई गई है। यह नाली ऑफ सीजन में भी
कूड़े से लबालब रहती है। बरसात के मौसम में नालियों में कूड़ा जमा होने और नाली की गहराई व चौड़ाई कम होने से नाली का पानी ओवरफ्लो होकर विवेकानंद स्कूल के आसपास के घरों में घुसने लगता है, जिससे विवेकानंद स्कूल के आसपास जितने भी जलभराव की समस्या से पीड़ित परिवार हैं, उनके घर में रखा राशन पानी गंदे पानी की भेंट चढ़ जाता है। जो जन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा जो आज मुझे ज्ञापन दिया गया, इनका एक ही विष्णुपुरी में जो वार्ड नंबर 11 में है, जिसमें नगर पालिका द्वारा नाली के ऊपर सड़क बनाई जा रही। तो इन लोगों का ये कहना था, कुछ उन्होंने मुझे वीडियोज भी दिखाए जिसमें पानी भरा हुआ था, कि नाली को यदि बंद करके वहां सड़क बनाई जाए, हमारे घरों में घुसेगा और बीमारी के भी खतरा और हम बाहर नहीं आ पाएंगे। तो मेरे द्वारा इनको आश्वस्त किया कि इसमें मैं जो है स्वयं मौके पे ईओ नगर पालिका के साथ मैं स्वयं स्थलीय निरीक्षण करूंगा। खबर हरिद्वार से है, जहां एक हाथी की उपचार के दौरान मौत हो गई। बता दें कि हाथी कई दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। हाथी के दोनों पैरों में इन्फेक्शन होने के कारण हुई मौत। और वन्यजीव प्रेमी इमरान खान ने बताया कि विभागीय पशु चिकित्सकों अधिकारियों की मौजूदगी में हाथी के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव को दफनाने की कार्रवाई की गई। बहुत अफसोस की बात है कि पिछले 1-1.25 महीने से वाइल्ड लाइफ एसओएस, जो कि एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जरिए से आर्मी को ही बुलाया गया। आर्मी ने वो स्ट्रक्चर तैयार किया है। इसका राइट फोर लिम्ब जो है, सीधा वाला पैर आगे वाला, वो पहले से ही इसका फ्रैक्चर्ड है या लिगामेंट रप्चर है। उसकी वजह से ये अपना पूरा वजन पहले सीधे वाले पैर पे नहीं रखता था, आगे उल्टे वाले पैर पे इसने सारा का सारा वजन दिया, जिसकी वजह से स्लोली एंड जेंटली उसके लेफ्ट फुट में भी इन्फेक्शन पहुंच गया। जब इन्फेक्शन काफी खतरनाक स्थिति में पहुंच गया तो वाइल्ड लाइफ एसओएस को फौरन ही इत्तला दी गई। इमीडिएटली उनकी टीम यहां पर आ गई और लगातार वो पिछले 20-22 जनवरी से यहां पे लगे हुए हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार के जन्म दिवस पर गौशाला काशीपुर में गौ सेवा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर हसन नूरी मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर हसन नूरी ने इंद्रेश कुमार की दीर्घ आयु की कामना की और देश की तरक्की के लिए दुआ मांगी और बताया कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों की तालीम, तहजीब और तरक्की के लिए समाज में मशीनरी भावना से तन मन धन से कार्यरत रहेगा। राष्ट्रीय मंच 18 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक पूरा एक सप्ताह जो है सेवा दिवस के रूप में मनाता है और ये पूरे हिंदुस्तान में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें गौ माता को चारा खिलाना हो गया, ब्लड का डोनेट करना हो गया, उसके अलावा कुरान खानी करानी होगी, मजारात की सफाई हो गई। इस तरह के बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं जो जन सेवा से जुड़े हुए हैं। वो इंद्रेश कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे हैं। और अपने इंद्रेश कुमार जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के और मार्गदर्शक के रूप में पूरे देश में इसका मार्गदर्शन करते हैं, उनके नेतृत्व में सेवा सप्ताह उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और माननीय इंद्रेश कुमार जी का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सेवा सप्ताह के रूप में, जैसे फल वितरण है, स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम जो स्वच्छ भारत स्वच्छता का कार्यक्रम है, गौशाला में जाकर के गौ को चारा खिलाने का कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम समय समय पर माननीय इंद्रेश कुमार जी के जन्मदिन के अवसर पर किए जाते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।